हेलो गाइस। मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक और नई वीडियो में। तो ये हमारे फिर से पेपर 9 है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एमए इंग्लिश का। अब ये आप लोग इसे थर्ड सेमेस्टर का कह लो या सेकंड ईयर का प्राइवेट वालों के लिए। तो इस बार मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आया हूँ। मैं आज लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है पेपर में। आप लोगों को पता होगा कि 3 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जो 10-10 मार्क्स के होते हैं और ये आपके 60% वेटेज रखते हैं पेपर में। तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही कराने वाला हूँ। तो उसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं स्पीच साउंड विद इस क्लासिफिकेशन। ये पेपर में आ चुका है पहले। आप लोगों का पुराने पेपर मिले तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि काफ़ी मिलते जुलते हैं इसमें टर्म्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और इसी वजह से इस पेपर को साइंटिफिक पेपर कहते हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। लिंग्विस्टिक को ऐसे ही साइंटिफिक स्टडी नहीं कहा जाता है। अगर आप लोगों इसमें थोड़ी सी भी गलती की आपके नंबर बहुत बुरी तरह से कटेंगे। और अल्टीमेटली आप सोचोगे कि कैसे मेरे 50 नंबर के पेपर में से 15 नंबर 16 नंबर कैसे आए। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन में ही कटते हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना अच्छी तरह से ताकि आपके नंबर बने रहे और होप आपकी फर्स्ट डिवीज़न बन जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्पीच साउंड विद इस क्लासिफिकेशन। तो जो स्पीच साउंड होती है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है अदर पर्सन के साथ। इसीलिए स्पीच साउंड वैल्यूएबल है हमारे लिए। इनफैक्ट हम जब एक स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी इंटेंशन जो रहती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए होती है और उसको दूसरे पर्सन के द्वारा सुने जाने के लिए होती है। क्योंकि हम ऐसे ही आवाज़ नहीं निकालते हैं। हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पीछे उसकी एक इंटेंशन होती है, मीनिंग होती है। हम अपने एक्सप्रेस फीलिंग को सामने वाले को बताना चाहते हैं। तो अब हमारी जो स्पीच साउंड है इसकी प्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है प्रोडक्शन स्टेज, दूसरी है ट्रांसमिशन स्टेज, तीसरी है जो तीसरी स्टेज होती है हमारी रिसेप्शन और द हियरिंग स्टेज। आप लोग समझ लें, प्रोडक्शन स्टेज वो होती है जिसमें हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है ट्रांसमिशन स्टेज, जो हम साउंड हमने प्रोड्यूस किए स्पीच साउंड उसको दूसरे पर्सन तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको जो स्टेज होती है उसको ट्रांसमिशन स्टेज कहते हैं। और जो थर्ड स्टेज होती है जब रिसीवर उस साउंड को सुनता है वो स्टेज थर्ड स्टेज कहलाती है। ठीक है। स्पीच साउंड कैन बी स्टडी एट दी स्टेजेस। तो स्पीच साउंड को इन 3 स्टेज में पढ़ा जा सकता है। Though these stages we can study how speech sounds are produced, how they travel from one speaker to another and how a listener hears them। यही है कि कैसे जो स्पीच साउंड है प्रोड्यूस की जाती है, ट्रैवल करती है प्रोड्यूसर से रिसीवर तक और कैसे उसके द्वारा सुनी जाती है। तो अब इन तीनों को ही है 3 टर्म्स में और आगे सेपरेट कर रखा है जो कि हैं आर्टिकुलेटेड टर्म्स, एक्योस्टिक टर्म्स एंड ऑडिटरी टर्म्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन स्पीच साउंड की डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन के लिए। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो एक जो स्पीच साउंड की जो हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे वो इन तीनों ही टर्म्स की मदद से ही देंगे। जो हमारी टर्म्स है आर्टिकुलेटरी, अकॉस्टिक और जो ऑडिटर टर्म्स है इन तीनों की मदद से ही दी जाएगी। तो चलिए मैं आपको इन तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऑडिटरी टर्म्स होती है वो हमें ये समझने में मदद करती है या बताने में मदद करती है कि कैसे जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्पीच ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी जीभ है, दांत है, होंठ है, फेफड़े है, ठीक है, लैरिंक्स है, ये कैसे वर्क करेंगे कि एक स्पीच साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है। अब अकॉस्टिक टर्म्स में ये होता है कि एक स्पीच साउंड की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी चीज़ है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे ही स्पीच साउंड के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो थर्ड टर्म है ऑडिटरी टर्म्स, ये बताती है कि स्पीच साउंड में कौन कौन सी फीचर्स हैं जो लिसनर्स के द्वारा रिसीव की गई हैं या सुनी गई हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ बता रखा है फॉर द टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन हाउ इट्स सफिसेस टू डिस्क्राइब क्रिएशन सर्टेन साउंड इन ऑडिटरी एज वेल एज आर्टिकुलेटेड टर्म्स। यही है कि जब हम प्रोनाउंसिएशन को
कोई टीचिंग करते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो सर्टेन साउंड्स है हमें उसकी ऑडिटरी और आर्टिकुलेटरी टर्म्स पता हो। कहने का मतलब यही है कि जब हम प्रोनाउंसिएशन की टीचिंग कर रहे हैं तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कुछ सर्टेन साउंड है उनकी जो ऑडिटरी और आर्टिकुलेट टर्म्स है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हर स्पीच साउंड बिलोंग करती है एक जो हर स्पीच साउंड होती है वो कुछ क्लासेस से रिलेट करती है या कुछ रिलेशन रखती है, और उन क्लासेस को ही हम लोग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे अल्फ़ाबेट में भी होते हैं और स्पीच साउंड में भी होते हैं। ठीक है, दोनों में ही अलग होते हैं। अल्फ़ाबेट में ये 26 होते हैं टोटल, और यहाँ पे 44 होते हैं स्पीच साउंड में। तो हम उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब जो ये दो क्लासेस हैं इनको अलग तरीक़ों से अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि अल्फ़ाबेट में अलग है, स्पीच साउंड में अलग है, तो इन कैटेगरी में ये लोग अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन हो जाते हैं। तो अब हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे दो तरीके हैं और ज़रूरी तरीके हैं इनको ट्रां करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो है फ़ोनेटिक टर्म्स और दूसरी है लिंग्विस्टिक टर्म। तो जब हम इन साउंड्स को प्रोडक्शन के टर्म्स में देखते हैं तो इनकी फंक्शन जो होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए होती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम वोवेल्स के ऊपर। तो जो एक नॉर्मल स्पीच होती है उसमें एक वोवेल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक वॉइस साउंड, मतलब कोई साउंड है, वॉइस्ड है, मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और जिसकी प्रोडक्शन या फ्रेमिंग में जो एयर है वो हमारे लंग्स से एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम के आ रही है। ठीक है, माउथ के थ्रू होते हुए, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी नैरोइंग के। बट कहने का मतलब ये है कि वॉवेल्स के प्रोडक्शन में किसी भी तरह का फ्रिक्शन, नैरोइंग, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे आप लोग ए बोल के देखिए, तो सॉरी, स्पीच साउंड में ए को आ प्रोनाउंस करते हैं, तो आप लोग आ बोल के देखिए, आपको ना ही आपका मुंह पतला होगा, ना ही आपके होंठ चिपकेंगे, ना ही आपके कोई ही ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा आपके गले में। आप बोल के देखिए आ, कुछ नहीं फील होगा आपको। चाहे अब आप बोल के देखिए ब, तो जैसे ही आप ब को बोलते हैं तो देखेंगे आप ब, आपके जो होंठ है साउंड प्रोड्यूस करने से पहले जस्ट बंद होंगे, फिर सडनली आपकी साउंड रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे जो वोवेल्स होते हैं वो 20 होते हैं, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा मोटो है वीडियो शॉर्ट रहे और आपको आंसर समझ में आए। अब आ जाते हैं हम कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। तो वोवेल्स को छोड़ के जितनी भी दूसरी साउंड्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इनको भी मोटे मोटे तौर पे कुछ जगहों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए आगे। वो सारी साउंड जो वॉइस्ड नहीं है, कहने का मतलब साउंड क्लियरली नहीं आ रही है, जैसे कि पी एस, इंटीग्रेशन का जो ये साइन है इसको वैसे प्रोनाउंस होता है। तो आप पी और एस को ही देख लीजिए, पी एस, इसको आप लोग देखेंगे तो ये वॉइस नहीं है, आपको ऐसे बस एक बफ ऑफ एयर निकलती है और ये प्रोनाउंस हो जाते हैं। कोई ऐसी लंबी सी नहीं आती है वॉइस फ्लो, ठीक है, या एयर फ्लो नहीं आ रही है। और वो दूसरा पॉइंट है, वो सारी साउंड जिनकी प्रोडक्शन में जो हवा है मुंह से पास नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी हमने सी बोला तो हमारे मुंह से हवा निकली, बट जब हम लोग एम बोलेंगे तो हमारे मुंह से हवा नहीं निकलेंगे। आप लोग बोल के देखिए एम, इसमें आपके मुंह से हवा नहीं निकली है, हवा जो निकली है हमारे वो नाक से निकली है। ठीक है, तो ये साउंड भी है। इसके हम तीसरे टर्म पे आते हैं, वो सारी साउंड जिनके प्रोडक्शन में जो एयर है वो इम्पेडेड पैसेज के थ्रू निकलती है माउथ में। इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप लोग बोलते हैं बी, तो बी में क्या हुआ, पहले एक पैडिंग बनी हमारे होठों के बीच में, देख लो आप लोग बोल के देखो, बी, एक पैडिंग बनी, देन सडनली साउंड रिलीज होती है। ऐसी एल, आर, ये तीनों ही साउंड एक इम्पेडेड पैसेज के थ्रू निकलती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो ये बताती है कि वो सारी साउंड्स जिनमें ऑडिबल फ्रिक्शन है, कहने का मतलब है कि सुनने में फ्रिक्शन आती है, बोलने में फ्रिक्शन आती है। आप लोग बोल के देखो एफ, वी, एस,
जेड, एच। आप लोगों ने कुछ नोटिस करा? आप लोग दोबारा से रिपीट करो, बोलो एफ़। जैसे आप लोग एफ़ बोलते हो साउंड आती है, बट आपको लगेगा कि गले के नीचे हिस्से में आपको ऐसे लगे ऑब्स्ट्रक्शन सा आता है, एक रुकावट सी आती है, एफ़ आती है ना? तो ये वो ऑडिबल फ्रिक्शन है, ठीक है? तो ये हमने अपने वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को डिफाइन कर लिया। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जो इंग्लिश वर्ड है बी, उसको हम एज ए एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे दो क्लियर साउंड हैं, दो क्लियर साउंड आती है आपको। पहली साउंड है जो लेटर बी से रिप्रेजेंट होंगी, और जो दूसरी साउंड है वो डबल ई से रिप्रेजेंट होगी। इसकी जो प्रोडक्शन है स्पीकर के द्वारा, जो बी साउंड है हमारा, उसकी जो प्रोडक्शन है, जो स्पीकर के जीभ के अगले हिस्से को अच्छी तरीके से उठा के होती है, ठीक है? ये जो प्रोसेस है, ये एक एप्रिशिएबल डिग्री ऑफ नैरोइंग इन द माउथ। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी माउथ की जो नैरोइंग है, जो मैंने पहले ही बताया आपको, वो एक अच्छे हाई लेवल पे होती है। बट ये जो नैरोइंग है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले टर्म में, कि जो नैरोइंग है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी साउंड में। बट इस वर्ड को बोलने में कोई भी नैरोइंग नहीं होती है, मतलब सॉरी, नैरोइंग होती है बट उसके बाद भी कोई ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं आ रहा है। जो हमारी रिजल्टेंट साउंड है उसमें आप लोग बोल के देखो, बी। हमारे जो मुंह का अगला हिस्सा है वो पतला हुआ और इसको बोलने से पहले बी, देन साउंड रिलीज हुई, बट कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं हुआ हमारे गले के अंदर। और यही रीज़न है कि इस साउंड को एज ए वोवेल भी हम लोग फोनेटिक्स में कंसीडर करते हैं। बट अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें, तो जो स्पीच साउंड उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो बी है, उसको स्पीकर पहले अपने माउथ का कंप्लीट क्लोज़र करता है, ठीक है? दोनों होठों को साथ लाता है, फिर सडनली साउंड को रिलीज़ करता है। ये जो एयर है उसको रिलीज़ करता है, जो हमारे होठों के पीछे दबी हुई थी। आप लोग बोल के देखो, बी। तो जैसे ही आप लोग बी बोलने जाएंगे, पहले आपका मुंह बंद होगा, फिर दोनों होठ पास में आएंगे एकदम साथ में, फिर अचानक से साउंड है, जो एयर है वो निकलेगी, ठीक है? जो हमारे होठों के पीछे अभी तक दबी हुई थी। और यही ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ी देर के लिए होता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ एयर है, जो लंग से आ रही होती है, रुकी होती है। और यही इसी रिजल्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से बी साउंड को हम लोग एज अ कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बट अभी हमारी एक बहुत चीज़ ज़रूरी बच रही है, वो है कंक्लूज़न। तो अगर दूसरे शब्दों में अगर हम वोवेल्स को डिफ़ाइन करें या कॉन्सोनेंट को डिफ़ाइन करें लिंग्विस्टिक टर्म्स में, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम साउंड की फंक्शंस को पढ़ें। जो हमारी गिवन लैंग्वेज है, वो भी इसके रिलेशन में जो ग्रामर है, ग्रामर की रिलेशन में, उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसके रिलेशन में पढ़े। अब जैसे हम लोग कहते हैं, जो इनिशियल साउंड है इंग्लिश की, जैसे उनके प्रोडक्शन की हम जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश वर्ड है यार्ड, वेल। आप लोग इनको बोल के देखे तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी माउथ नैरोइंग नहीं है, जैसा इस डिग्री पे जो हमारे मुंह में, मतलब इस लेवल तक की नहीं है नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन कि हम उनको एज ए कॉन्सोनेंट करें, ठीक है? और या हमारे मुंह के अंदर ये ऑडिबल फ्रिक्शन क्रिएटेड है, जिसकी वजह से हम इनको एज ए कॉन्सोनेंट कंसीडर करें। तो इसलिए इन दोनों ही साउंड को हमें एज ए वोवेल समझना चाहिए। ये फोनेटिक टर्म्स में वोवेल है, बट जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इनको एज ए कॉन्सोनेंट कंसीडर करती है, बिकॉज़ जो साउंड फंक्शन है ग्रामर में इनकी, वो एज ए कॉन्सोनेंट है, ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को जाओ दोबारा उस पोर्शन पे जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया, दोबारा देखो। होपफुली 2 to 3 टाइम्स में आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई आपकी स्पेशल डिमांड है या कोई चीज़ें हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगली जो वीडियो होगी वो ऑर्गन ऑफ स्पीच या स्पीच ऑर्गन्स पे होगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।